हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। आई एम योर फिजिक्स मेंटर रवि। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में हम आज ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो चलिए ओम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ बेसिकली हमें किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल और उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड करता है। अकॉर्डिंग टू इट, इफ़ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम, फिजिकल कंडीशंस का मतलब हो गया द टेम्परेचर, प्रेशर, मैकेनिकल स्ट्रेन ऑफ द कंडक्टर, अगर वो सेम रहता है देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड। तो जो करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में वो अप्लाइड पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। सपोज एक कंडक्टर हमने कंसिडर करा, इसके अक्रॉस मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा थ्रू ए बैटरी। ये V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर कर रही है, तो इस कंडक्टर में कुछ करंट फ्लो करेगा। सपोज ये करंट फ्लो कर रहा है I, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट I इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ हम इसको ये भी कह सकते हैं पोटेंशियल इज इक्वल्स टू करंट इनटू R। ये जो R है ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम कह सकते हैं V इज इक्वल्स टू IR। अब जो ओम्स लॉ है इसे सारे मटेरियल्स फॉलो नहीं करते, ओम्स लॉ को कुछ मटेरियल्स ही फॉलो करते हैं। तो उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं ओमिक सब्सटेंस, ओमिक सब्सटेंस। और इसीलिए हम कहते हैं कि ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। तो ओम्स लॉ का रिलेशन हमें याद रखना है, दैट इज इक्वल्स टू V इक्वल टू IR। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट एंड रेजिस्टेंस। सो अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फॉर ए मेटालिक कंडक्टर, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ हमें इस रिलेशन से भी सोच सकते हैं। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को y एक्सिस पे कंसिडर करता हूँ और करंट को x एक्सिस पे कंसिडर करता हूँ, तो मुझे पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ये जो कुछ स्लोप बना रहा होगा, स्लोप दैट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये स्लोप के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू V बाई I, पोटेंशियल और करंट दैट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। अगर सपोज दो कंडक्टर लेता हूँ मैं जिनकी डिफरेंट रेजिस्टेंस है, तो उनके लिए ये V वर्सेस I का जो ग्राफ होगा वो डिफरेंट बनेगा। सपोज ये ग्राफ बन रहा है फॉर R1 रेजिस्टेंस एंड ये ग्राफ बन रहा है फॉर R2 रेजिस्टेंस। हम ये कह सकते हैं कि सपोज ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, तो हमें ये दिख रहा है कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो हम ये कह सकते हैं कि tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1 अगर θ एक्यूट एंगल है तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि tan θ जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस 2 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस 1। हम दो रेजिस्टेंस को डायरेक्टली V वर्सेस I के ग्राफ से ही कंपेयर कर सकते हैं। तो जो ओम्स लॉ है, अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो करंट पास करता है I, वो होता है I इक्वल्स टू NE/AVD इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमने पढ़ा था। और हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पढ़ी थी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है E डिवाइड बाई M
इंटू टाउ रिलैक्सेशन टाइम। ये दो रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। अब इन्हीं के बेसिस पे हम आज ओम्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम सेकंड इक्वेशन को फिल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि करंट इज इक्वल्स टू एन ई ए, और वी डी की जगह मैं ये रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये आ गया। लास्ट लेक्चर में हमने करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में भी एक रिलेशन करा था, जो था J इंटू रो इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से अगर मैं एरिया को करंट से डिवाइड करता हूँ, करंट को अगर मैं एरिया से डिवाइड करता हूँ, इस तरफ लेके जाता हूँ, तो ये करंट डेंसिटी बन जाएगी J इज इक्वल्स टू एन ई इंटू ई कैपिटल ई डिवाइड बाई एम इंटू टाउ। तो मुझे इस तरीके का रिलेशन बनाना है यहाँ पे। तो E इज इक्वल्स टू यहाँ पे बनेगा m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ टाइम्स J। तो अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ रो इज इक्वल्स टू m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। तो हमारे पास ये बन गया कि रजिस्टिविटी, ये जो रो होता है ये रजिस्टिविटी होता है। तो रजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हमारे पास एक रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया। तो इन टर्म्स ऑफ रजिस्टिविटी हमारे पास ये करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी आ गया। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो रिलेशन बना है वो ये है E इज इक्वल्स टू m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ टाइम्स J, या हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू रो J। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम पोटेंशियल के टर्म में डिनोट कर सकते हैं। सपोज हमने ये कंडक्टर कंसिडर करा जिसमें करंट फ्लो कर रहा था I, और इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर रखा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसमें उसे हम बोल सकते हैं V बाई L, वेयर L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल सकते हैं V बाई L फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड करंट डेंसिटी को हम बोल सकते हैं करंट डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A कंसिडर कर लेते हैं। तो इस रिलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले रिलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी की वैल्यू फिल करते हैं। तो हम बोल सकते हैं V बाई L इज इक्वल्स टू m बाई एन ई स्क्वायर टाउ टाइम्स I बाई A। तो यहाँ से V इज इक्वल्स टू m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ टाइम्स L बाई A इंटू I। ये हमारा एक रिलेशन बना। अब हमें ये पता है कि m ओवर ये पूरी जो टर्म है ये रजिस्टिविटी है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू रो L बाई A टाइम्स करंट। तो ये जो टर्म बनी है इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसे हम R से डिनोट करते हैं। और फाइनली हमारे पास रिलेशन बन गया V इज इक्वल्स टू IR। ये हमारा ओम्स लॉ का डेरिवेशन हो गया, या हम इसे कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ। तो ये जो रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना है वो भी हमें याद रखना है। यहाँ पे जो m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। तो जो हमने बताया है कि जो ओम्स लॉ है और जो रेजिस्टेंस है, ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है और शेप और साइज पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस देखो रजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रही है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमें ये ओम्स लॉ का डेरिवेशन याद रखना है।
और यहाँ पे हमें रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम करते हैं रेजिस्टेंस। अभी हमने रेजिस्टेंस का डेरिवेशन करा था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और हम कह सकते हैं एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ टाइम्स एल बाई ए इन टर्म्स ऑफ मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब अगर हम कंडक्टर चेंज करते हैं तो डिफरेंट करंट फ्लो करता है। तो बेसिकली जो कंडक्टर है वो करंट फ्लो को रजिस्ट करता है, कुछ हिंड्रेंस ऑफर करता है, और इस हिंड्रेंस या रेजिस्टेंस को ही हम उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कंडक्टर करंट फ्लो को रजिस्ट कर रहा है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी हमने याद कर लिया। जो ये रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे देखो जो रजिस्टिविटी है ये मटेरियल की डिपेंडेंस को सिग्निफाई कर रही है, ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस का हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये एक कंडक्टर के लिए फॉर्मूला है। फॉर ए कंडक्टर अगर लेंथ एल गिवन है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हमने अभी करा इन टर्म्स ऑफ रो हो जाएगा रो एल बाई ए। और इसको हम रजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर फिल करें, ये इन टर्म्स ऑफ रजिस्टिविटी था, अगर रजिस्टिविटी का फॉर्मूला फिल करें तो ये बन जाएगा एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ टाइम्स एल बाई ए। तो अब यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर्स और डिस्कस करता हूँ। सपोज अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोलिजन्स थोड़े जल्दी होने लग जाते हैं, तो हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर रहा है। अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर रहा है तो हम ये यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टिविटी में कि ये अगर डिक्रीज करेगा तो जो रजिस्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। अगर रजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है, लेंथ और एरिया चेंज नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाती है। तो कंडक्टर के केस में हमें ये ध्यान रखना है कि रजिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है, क्योंकि जो कोलिजन का टाइम है वो डिक्रीज कर जाता है। तो हमें पता चल रहा है कि जो रजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और रजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम मटेरियल चेंज करेंगे तो रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सिग्निफाई करता है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट होते हैं। तो हम ये कह सकते थे कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है मटेरियल पे और शेप एंड साइज पे। ये जो लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इन पे भी डिपेंड करती है। अगर हम ज़्यादा लेंथ का वायर कंसिडर करेंगे, सपोज ये एक लेंथ है, अगर मैं लेंथ को इंक्रीज़ करता हूँ तो जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज़ करता हूँ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो करंट फ्लो ईजी हो रहा है। जो रेजिस्टेंस या हिंड्रेंस ऑफर्ड कर रहा है कंडक्टर वो कम हो जाती है, तो हम कह देते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। तो हमें ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ध्यान रखना है, और इसकी जो डिपेंडेंस है वो मैंने आपको बताई है, ये भी हमें ध्यान रखनी है। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से ही हमें पता चल रहा है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
अगर हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, अगर हम लेंथ इंक्रीज करेंगे तो हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी देखते हैं। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी मैंने बताया आपको कि जो टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है। फिर हम देखते हैं कि रजिस्टिविटी इंक्रीज करती है, और रजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। ये सिर्फ कंडक्टर के लिए रिलेशन बताया मैंने, सेमीकंडक्टर और अलॉय के लिए डिफरेंट होता है। तो अभी हमें कंडक्टर के लिए ध्यान रखना है। और अब देखो, मैं ये देख रहा हूँ कि किस तरीके से ये डिपेंड करता है टेम्परेचर चेंज पे। तो सपोज एट 0 डिग्री सेल्सियस जो रेजिस्टेंस है वो है R0। तो एट T डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस होगी उसे मैं डिनोट कर रहा हूँ RT। तो यहाँ से मैं एक रिलेशन बता रहा हूँ आपको, रेजिस्टेंस एट एन टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस टाइम्स 1 प्लस अल्फा T। यहाँ पे जो अल्फा है इसे हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये हमें ध्यान रखना है कि इस रिलेशन के कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस चेंज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस टाइम्स 1 प्लस अल्फा T टेम्परेचर माइनस 0। यहाँ पे ये डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर पे तुम चेंज कर रहे हो। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है। अल्फा जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट मटेरियल्स के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट अल्फा होगा। स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर। सपोज एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो यहाँ पे लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो अब अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करा तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाता है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश है, लेंथ L डैश है। तो हमें पता है कि स्ट्रेच करने से वायर की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाता है, बट वॉल्यूम जो है वो सेम ही रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसे हम A डैश L डैश भी बोल सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमें यही ध्यान रखना है, इफ ए कंडक्टिंग वायर स्ट्रेचेस इट्स लेंथ इंक्रीजेज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेज, सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। रेजिस्टेंस कैसे, R इक्वल्स टू रो L बाई A होता है। अगर लेंथ इंक्रीज कर गई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज कर गया तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। लेंथ का फैक्टर भी रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है और एरिया का फैक्टर भी रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। जितना लंबा वायर होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी और जितना कम क्रॉस सेक्शन होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो ये दोनों एरिया और लेंथ दोनों फैक्टर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं। तो मैं इनकी इंडिविजुअल डिपेंडेंसी देखता हूँ कि किस ऑर्डर पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, लेंथ पे और एरिया पे। तो हमें ये पता है कि R रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया। अब इसमें मैंने क्या किया, लेंथ से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, तो रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया इनटू लेंथ ओवर लेंथ। तो जो डिनोमिनेटर है एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम बन गया। तो हम इसको लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू L स्क्वायर। तो यहाँ से जो रेजिस्टिविटी है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है और वॉल्यूम जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम ये दोनों टर्म हमारी कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है लेंथ स्क्वायर के।
तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है या हम बोलें कि कंडक्टर जो है उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उस केस में रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहेगी। सपोज मैंने स्ट्रेच करके डबल लेंथ कर दी तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी, डबल का स्क्वायर। ऐसे ही हम एरिया की डिपेंडेंसी देखते हैं, तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है रो एल बाई ए। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, ऊपर और नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अब ऊपर की तरफ रो इंटू वॉल्यूम बन गया, डिवाइड बाय नीचे एरिया स्क्वायर। तो जो न्यूमरेटर है वो है एक हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए स्क्वायर। तो जो एरिया है सपोज वो हाफ हो रहा है, तो जो रेजिस्टेंस है फिर से 4 टाइम्स हो जाएगी। तो हमें ये दोनों डिपेंडेंसी याद रखनी है कि अगर हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो रेजिस्टेंस एरिया के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम डिस्कस करते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ। हम ये फॉर्मूले से समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस होता है रो टाइम्स एल बाई ए। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन सकता है रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय लेंथ। अगर मैं एरिया और लेंथ दोनों 1 यूनिट कंसिडर कर लेता हूँ तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो यही हमारी डेफिनेशन लिखी हुई है कि रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ। और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में भी हमें रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ ये होता है, और जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली यहाँ पे दो ही फैक्टर हैं, एन और टाउ। टेम्परेचर इंक्रीज होने से टाउ डिक्रीज होता था और मटेरियल चेंज होने से एन चेंज होता है। तो ये मटेरियल और टेम्परेचर दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। जो रेजिस्टिविटी है ये मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब रेजिस्टिविटी इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। हमें पता है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और मटेरियल चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज होती है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मैंने ये फॉर्मूले से बता दिया तुम्हें कि जो टेम्परेचर है अगर उसको हम इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा और रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद इम्प्योरिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ऐसा क्यों होता है? अगर हम इम्प्योरिटी और मैकेनिकल स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं तो जो कोलिजन रेट है वो बढ़ जाती है। अगर कोलिजन रेट बढ़ गई तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो गया, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये डिपेंडेंसी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट कंडक्टिविटी। जो कंडक्टिविटी है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है। लास्ट लेक्चर में भी हमने रिलेशन डिस्कस करा था और आज भी हम कर रहे हैं कि जो कंडक्टिविटी है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हम कह सकते हैं 1 बाई रो इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो जो रेजिस्टिविटी की यूनिट बनी थी वो देखो, रो इज इक्वल टू हमने डिस्कस करा था आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, और एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट हो गई मीटर। तो जो रेजिस्टिविटी की यूनिट बन रही है वो हो गई ओम इंटू मीटर। तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है इसकी यूनिट बन जाएगी, यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, या हम डायरेक्टली कह सकते हैं मो पर मीटर। और जो डायमेंशन है वो m-1 L3T-3 A2 बन जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है कि
रजिस्टिविटी जो है उसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है। कंडक्टेंस, जैसे कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, उसी तरीके से कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1/R और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। तो जो कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी ओम इनवर्स, या इसे हम साइमन भी बोलते हैं। तो जो कंडक्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा, रेजिस्टेंस का होता था ρL/A, तो ये हो जाएगा A/ρ इंटू L। ये यहाँ पे हम कंडक्टेंस को ये भी बोल सकते हैं, कंडक्टेंस इक्वल्स टू कंडक्टिविटी टाइम्स एरिया डिवाइड बाई L। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। जो कार्बन रजिस्टर है उसको हम एक सिलेंड्रिकल वेसल में रखते हैं और उस सिलेंड्रिकल वेसल के ऊपर कुछ कलर्ड रिंग से उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में शो कर रखा है। ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो कि सेरामिक का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है, और इसके ऊपर कुछ कलर बैंड्स बने हुए हैं। ये जो कलर बैंड्स हैं ये इस रजिस्टर की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल 4 कलर बैंड बने होते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मैं बताऊंगा ये इनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो द कार्बन रेजिस्टेंस हैज़ नॉर्मली 4 कलर्ड रिंग्स और बैंड्स से ABCD, ये ABCD 4 कलर्ड रिंग हो सकते हैं। By reading the value of color band, we can estimate the value of resistance. इन कलर्स को देखते हुए हम इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। पहले मैं ये बताता हूँ कि ये कलर बैंड क्या सिग्निफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि हमें इनकी रजिस्टर की रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है। तो ये जो कलर बैंड है ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं वो देखते हैं एक एक करके। द कलर बैंड A and B indicates the first 2 significant figures of resistance in ohm। जो 2 डिजिट होंगे, जैसे सपोज हमारी रेजिस्टेंस बनी 3400 ओम, तो फर्स्ट और सेकंड ये डिजिट सिग्निफाई करते हैं ए और बी कलर। फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो ए एंड बी डिनोट करते हैं। जो बैंड सी है इंडिकेट्स द डेसिमल मल्टीप्लायर, दैट इज द नंबर ऑफ जीरोज दैट फॉलोज द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ए एंड बी। जैसे यहाँ पे 2 जीरो हैं तो ये हमारे कलर बैंड सी बताएगा कि यहाँ पे कितने जीरोज आएंगे। एंड बैंड 4 इंडिकेट्स द टॉलरेंस इन परसेंट अबाउट द इंडिकेटेड वैल्यू। जो बैंड 4 है बेसिकली वो हमें एरर बताता है कि कितना % एरर हो सकता है जो हमने वैल्यू फाइंड करी है उसमें, या हम कहें कि परसेंटेज एक्यूरेसी इंडिकेट करता है। तो हमें A, B, C, D ये 4 कलर्ड बैंड या रिंग्स गिवन होंगे। अब इन कलर्स के कोरस्पॉन्डिंग कुछ डिजिट्स सिग्निफाई हैं, वो हम पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम कलर के बेसिस पे रजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे। टॉलरेंस के कोरस्पॉन्डिंग गोल्ड कलर के कोरस्पॉन्डिंग 5% टॉलरेंस होती है, सिल्वर कलर के कोरस्पॉन्डिंग 10% टॉलरेंस होती है, और अगर 4th रिंग है ही नहीं तो इसका मतलब होता है टॉलरेंस इज 20%। अगर सिर्फ 3 रिंग है A, B, C तो हम अपने आप से टॉलरेंस कंसिडर कर लेंगे 20%। अगर सिर्फ 3 रिंग होती हैं तो इसका मतलब होता है कि 4th रिंग जो कि टॉलरेंस को सिग्निफाई करती है उस टॉलरेंस की वैल्यू होती है 20%। अगर 4th रिंग की जगह गोल्ड कलर है तो उसका मतलब हो गया 5%,
और फोर्थ रिंग में अगर सिल्वर कलर है तो उसका मतलब होगा टॉलरेंस 10% है। वहाँ पे फोर्थ रिंग में या तो गोल्ड कलर होगा या सिल्वर कलर होगा या फोर्थ रिंग होगी ही नहीं, 3 ही केस कंसिडर करते हैं हम। तो ये है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। हम ब्लैक कलर की रिंग हो सकती है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड वाइट। अब अगर ये कलर ए और बी रिंग पे हैं, इनमें से कोई भी 2 कलर, तो वो फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएंगे। और अगर ये बैंड 3 पे है इनमें से कोई कलर, तो वो हमें मल्टीप्लायर बताएगा। ये फिगर्स हैं, ये मल्टीप्लायर्स हैं। तो ब्लैक के कोरस्पॉन्डिंग जो फिगर है वो 0 है और मल्टीप्लायर है 10⁻0। ब्राउन के कोरस्पॉन्डिंग फिगर 1 है और मल्टीप्लायर है 10⁻1। रेड के कोरस्पॉन्डिंग फिगर 2 है और मल्टीप्लायर 10⁻2। ऑरेंज के कोरस्पॉन्डिंग फिगर 3 है और मल्टीप्लायर 10⁻3। येलो के कोरस्पॉन्डिंग 4 मल्टीप्लायर 10⁻4। ग्रीन के कोरस्पॉन्डिंग 5 और मल्टीप्लायर 10⁻5। ब्लू के कोरस्पॉन्डिंग 6 और मल्टीप्लायर 10⁻6। वॉयलेट के कोरस्पॉन्डिंग 7 मल्टीप्लायर 10⁻7। ग्रे के कोरस्पॉन्डिंग 8 और मल्टीप्लायर 10⁻8। वाइट के कोरस्पॉन्डिंग फिगर 9 और मल्टीप्लायर 10⁻9। तो सपोज मैं एग्जांपल से समझाता हूँ ये आपको कि सपोज ये एक कार्बन रजिस्टर है और इसके ऊपर 4 रिंग बनी हुई हैं, ये ए बी सी डी। अब जो ए रिंग है वो हमारी रेड कलर की है, जो बी रिंग है वो ऑरेंज कलर की है और जो सी रिंग है वो येलो कलर की है और जो डी रिंग है वो गोल्डन कलर की है। तो इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी? तो हमें पता है कि जो फर्स्ट 2 बैंड्स हैं वो फिगर्स बताते हैं, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर बताता है और फोर्थ बैंड टॉलरेंस बताता है। तो रेड के कोरस्पॉन्डिंग फिगर कितना है? 2। तो फर्स्ट डिजिट होगा हमारे रेजिस्टेंस का 2। ऑरेंज का कोरस्पॉन्डिंग फिगर है 3, सेकंड डिजिट होगा 3। जो मल्टीप्लायर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और येलो के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है 10⁻4। और जो गोल्ड है उसके कोरस्पॉन्डिंग टॉलरेंस होती है 5%। ये हम देख सकते हैं गोल्ड के इज ±5% टॉलरेंस, तो ±5%। ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई इन ओम। तो हम बोल सकते हैं 23 × 10⁻4 ओम हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जिसमें ±5% एरर हो सकती है। तो हम ये ऐसे रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिनोट करते हैं। मतलब ये हमारा हो गया 230 किलो ओम ±5%। तो कलर्ड रिंग के बेसिस पे हम रजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें रजिस्टर की रेजिस्टेंस गिवन है तो उसके बेसिस पे हम कलर्ड रिंग का आइडिया भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमें गिवन है 46 × 10⁻5 ±10%, ये रेजिस्टेंस गिवन है इन ओम। तो हमें बताना है कि कौन कौन से कलर्स यूज़ हुए होंगे। तो 4 फर्स्ट डिजिट 4 है, तो 4 का मतलब 4 फिगर है, तो इसका मतलब येलो कलर यूज़ हुआ होगा। तो हमारे लिए ए जो हो गया वो येलो कलर हो गया, ए बैंड। सेकंड डिजिट हमारा 6, तो 6 के कोरस्पॉन्डिंग ब्लू कलर यूज़ हुआ होगा, तो सेकंड कलर्ड रिंग हो गई हमारी ब्लू। फिर 10⁻5 मल्टीप्लायर है, 10⁻5 के कोरस्पॉन्डिंग ग्रीन कलर यूज हुआ होगा, थर्ड जो रिंग है वो हमारी ग्रीन कलर की होगी। और 10% टॉलरेंस सिल्वर कलर के कोरस्पॉन्डिंग होती है, तो जो डी बैंड होगा वो सिल्वर कलर का होगा। तो ए येलो हो गया, बी ब्लू हो गया, सी ग्रीन हो गया और डी सिल्वर कलर हो गया। तो हम रजिस्टर की रेजिस्टेंस के बेसिस पे कलर फाइंड कर सकते हैं और कलर के बेसिस पे रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब इस सीरीज को याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बना रखी है, वो है ब्लैक ब्राउन रोड ऑफ योर गेट
become very good when given silver color. Black brown road of your gate becomes very good when given silver color. तो ब्लैक तो पूरा कलर ही हो गया, ब्राउन भी कलर ही हो गया। सेकंड, यहाँ पे R स्टैंड्स फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, V फॉर वॉयलेट और G फॉर ग्रे और W फॉर वाइट। ये तो हो गया हमारे कलर। और लास्ट में जो ये तीन है ये D के कॉरस्पॉन्डिंग है, कलर बैंड D के कॉरस्पॉन्डिंग, जो कि हमें टॉलरेंस बताती है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। कलर का मतलब है कि कोई भी कलर नहीं है, फोर्थ बैंड यूज नहीं है। तो ये हमें ट्रिक याद रखनी है, इससे हमें ये याद रहेंगे फिगर्स और मल्टीप्लायर। जौन सा नंबर आ रहा है हमें 0 से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और मल्टीप्लायर भी 10⁻⁴ में ही सेम ही फिगर होंगे। तो हमें ये ट्रिक्स याद रखनी है। कलर कोडिंग के ऊपर जेईई मेन और नीट में ऑल्टरनेट ईयर ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ ही जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। हमें ऐड करना है रेजिस्टेंस को, एक रेजिस्टेंस के साथ दूसरे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। तो दो या मोर रेजिस्टेंस को हम डिफरेंट तरीके से ऐड कर सकते हैं। सपोज पहला तरीका तो ये होता है कि एक रेजिस्टेंस है, इसके आगे दूसरी रेजिस्टेंस ऐड कर दी, इसके आगे तीसरी रेजिस्टेंस ऐड कर दी। तो इस टाइप के कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। दूसरा तरीका होता है कि एक रेजिस्टेंस है और इसके पैरेलल में या सेम एंड्स के थ्रू रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। तो पहले हम सीरीज कनेक्शन पढ़ेंगे, फिर बाद में हम पैरेलल कनेक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने डायग्राम में हमें गिवन है कि रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 एंड रेजिस्टेंस R3 सीरीज में कनेक्टेड हैं और इन तीनों रजिस्टर के अक्रॉस एक V वोल्ट की बैटरी हमने अप्लाई कर रखी है, जो कि ओवरऑल V पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर कर रही है। तो इसमें इस सर्किट में करंट I फ्लो करेगा, नेट करंट I फ्लो कर रहा है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो I है। अब यहाँ पे फर्स्ट रजिस्टर के साथ सेकंड रजिस्टर जुड़ा हुआ है और यहाँ पे और कोई ब्रांच नहीं है, तो ये जो करंट जा रहा है वो सेम करंट ही आगे पास होगा, I। सिमिलरली R2 के आगे R3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे और कोई ब्रांच नहीं है, तो पूरा करंट आगे पास हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि रजिस्टर R1, R2 और R3 तीनों से सेम करंट पास होगा, क्योंकि सीरीज में और कोई ब्रांच नहीं है, तो सीरीज में करंट सेम रहेगा। तो हम यह कह सकते हैं कि सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस। ठीक है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस, वो हम ओम्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं। ओम्स लॉ में बताता है पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है, करंट सेम है, तो पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा, क्योंकि रजिस्टर की वैल्यू डिफरेंट है। तो R1 रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसे हम बोल रहे हैं V1, R2 रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसे हम बोल रहे हैं V2, R3 रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसे हम बोल रहे हैं V3। यहाँ पे हम V1 को लिख सकते हैं I इंटू R1, V2 को लिख सकते हैं I इंटू R2 और V3 को लिख सकते हैं I इंटू R3। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा करंट इंटू रजिस्टर। ठीक है। नेट हम ये भी लिख सकते हैं कि ओवरऑल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जो बैटरी टोटल पोटेंशियल ऑफर कर रही है वो इंडिविजुअल पोटेंशियल्स का सम होगा। तो सीरीज कनेक्शन में हम बोल सकते हैं कि करंट फ्लोज थ्रू सेम इन ईच रेजिस्टेंस, बट पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट्स इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। हमें यहाँ पे पता है कि V1 जो पोटेंशियल है वो R1 के प्रोपोर्शनल है, V2 जो पोटेंशियल है वो R2 के प्रोपोर्शनल है, V3 जो पोटेंशियल है वो R3 के प्रोपोर्शनल है। जोन सी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसके अक्रॉस ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा।
हमें ये रिलेशन भी पता है। अब सपोज इस सर्किट के कोरस्पॉन्डिंग मुझे नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो मैं एक रेजिस्टेंस कंसिडर कर रहा हूँ आर इक्विवेलेंट, और इसके अक्रॉस सेम बैटरी मैं अप्लाई कर रहा हूँ जिसका पोटेंशियल होगा V। तो यहाँ पे सेम करंट फ्लो करे I, जो कि इस सर्किट में कर रहा है। ये सेम बैटरी मैंने इसके अक्रॉस लगाई है और सेम करंट फ्लो करे, तो इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो ये मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इंटू आर इक्विवेलेंट। अब क्योंकि मुझे पता है ये V और ये V सेम है, ये करंट और ये करंट सेम है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मुझे निकालनी है कि वो इफेक्टिव कितनी हम रेजिस्टेंस इन तीनों के रिप्लेसमेंट में लगा सकते हैं ताकि हमारा जो करंट है वो सेम रहे। इन तीन रेजिस्टेंस के बजाय हमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस यूज करनी है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे V की जगह मैं लिख सकता हूँ I इंटू आर इक्वलेंट, V1 की जगह मैं लिख सकता हूँ I इंटू R1, V2 की जगह लिख सकता हूँ I इंटू R2 और V3 की जगह लिख सकता हूँ I इंटू R3। यहाँ से I कैंसिल आउट हो गया और इक्वलेंट रेजिस्टेंस हमारी बन गई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम बोल सकते हैं अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंस के बजाय एक रेजिस्टेंस यूज करना चाहता हूं तो उसकी वैल्यू होगी इन तीनों रेजिस्टेंस के सम के इक्वल। ठीक है, तो सीरीज ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनती है R1 प्लस R2 प्लस R3, तीन रजिस्टर के कोरस्पॉन्डिंग। ज़्यादा रजिस्टर होंगे तो उनकी रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड करनी है हमें, अगर वो सीरीज कनेक्शन में है तो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is greater than the maximum value of resistance in the combination. Suppose एक रजिस्टर है 2 ओम का, आगे इससे कनेक्ट है 10 ओम का रजिस्टर और फिर उससे कनेक्टेड है 1000 ओम का रजिस्टर। इन तीनों को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। अब इन तीन रजिस्टर के बजाय मुझे एक सिंगल रजिस्टर यूज करना है जिसकी वैल्यू होगी आर इक्विवेलेंट, और मैंने सेम बैटरी से कनेक्ट करा ताकि सेम करंट फ्लो करे। यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा था तो यहाँ पे भी आई करेगा। ये पोटेंशियल सपोज V है तो ये V रहेगा। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी वो हम समझ सकते हैं। आर इक्विवेलेंट जो होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होगा। ये सीरीज में कनेक्टेड है तो इनको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो ये बन गया 2 प्लस 10 प्लस 1000 विच इज इक्वल्स टू 1012 ओम। तो जो नेट रेजिस्टेंस बना वो हम देख सकते हैं कि जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उन सब से ज़्यादा है। यहाँ पे जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो है 1000 और इससे भी ज़्यादा बना है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यही पॉइंट ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी ज़्यादा बनेगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट है कि सपोज n आइडेंटिकल रजिस्टर हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा और हर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। सपोज एक रजिस्टर R है, नेक्स्ट वाले रजिस्टर की वैल्यू भी आ रही है, नेक्स्ट की भी आ रही है, और ऐसे टोटल n रजिस्टर हैं। ये n रजिस्टर हैं और इनको मैंने एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट करा। तो जो R इक्विवेलेंट बन जाएगा, R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, R प्लस R n टाइम्स, तो ये बन जाएगा NR। ये हमें समझ में आ गया। तो if n identical resistance are connected in series then equivalent resistance equals to NR। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पहले मैं करंट निकाल लेता हूँ। करंट कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो विच इज इक्वल टू NR। अब ये हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाएगा, ये सपोज V डैश है, विच इज इक्वल टू I की वैल्यू होगी V बाई NR इंटू इसकी रेजिस्टेंस R। तो हमारे पास V डैश की वैल्यू आ गई V बाई N। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये ईच रेजिस्टेंस है विच इज इक्वल टू V बाई N। तो ये हमें समझ में आना चाहिए, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड होता है।
अगर V वोल्ट को n आइडेंटिकल रजिस्टर में डिवाइड करना है तो हर रजिस्टर के अक्रॉस इक्वल रेजिस्टेंस, हर रजिस्टर के अक्रॉस इक्वल पोटेंशियल आएगा, दैट इज इक्वल टू V बाई N। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग मैंने आपको बताई थी कि क्या मीनिंग होता है। सारे रजिस्टर दो सेम पॉइंट से कनेक्टेड हैं, जैसे यहाँ पे ये एक पॉइंट 1 है और ये एक पॉइंट 2 है फिगर में। तो R1 रजिस्टर, R2 रजिस्टर और R3 रजिस्टर इन दोनों पॉइंट से ही कनेक्टेड हैं, इन दोनों पॉइंट से ही ये तीनों रजिस्टर कनेक्टेड हैं। तो ये पैरेलल कनेक्शन है। अब पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, सपोज ये बैटरी का जो लोअर पोटेंशियल है वो वैल्यू है 0 वोल्ट और जो हायर पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा V वोल्ट, क्योंकि हमें पता है बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर करती है, जितने उसकी वैल्यू होती है उतना पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, इसकी वैल्यू V होनी चाहिए। अगर मैं लोअर पोटेंशियल 0 बोल रहा हूँ तो हायर पोटेंशियल की वैल्यू देखो V के इक्वल आ गई, मीन्स हायर पोटेंशियल इज इक्वल टू V। तो यहाँ पे 0 पोटेंशियल हो गया, क्योंकि ये जो वायर हम कंसिडर करते हैं ये आइडियल वायर कंसिडर करते हैं और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो हम 0 कंसिडर करके चलते हैं, रजिस्टर को हम अलग से डिनोट करके रखते हैं। तो यहाँ पे 0 वोल्ट हो गया लोअर पोटेंशियल, इस तरफ पॉइंट 1 पे V वोल्ट हो गया। तो हम देख सकते हैं रजिस्टर 1 के अक्रॉस जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, रजिस्टर 2 के अक्रॉस भी नेट पोटेंशियल डिफरेंस V है और रजिस्टर 3 के अक्रॉस भी नेट पोटेंशियल डिफरेंस V है। इन तीनों रजिस्टर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्ड अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। अब जो नेट करंट जा रहा था वो I है। अब यहाँ पे 1 पॉइंट पे जब करंट पहुँचा तो आगे इसके पास 3 ब्रांचेज हैं। तो अब यहाँ पे ये जो करंट है वो तीनों ब्रांचेज में फ्लो करेगा। अब कितना करंट फ्लो करेगा वो हम आगे फाइंड करेंगे, बट अब अभी के लिए हम मान लेते हैं कि फर्स्ट ब्रांच में I1 करंट जा रहा है, सेकंड ब्रांच में I2 करंट जा रहा है एंड थर्ड ब्रांच में I3 करंट जा रहा है। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस बट करंट डिस्ट्रीब्यूट्स और वो इन्वर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये हम आगे प्रूव करेंगे। अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल करंट होगा दैट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हम कह सकते हैं जो भी इंडिविजुअल करंट होगा रजिस्टर्स में उनका सम ही टोटल करंट होगा। और हम रजिस्टर 1 के अक्रॉस कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू I1 इंटू R1। सिमिलरली 2 के अक्रॉस कह सकते हैं हम V इज इक्वल टू I2 इंटू R2 और 3 के लिए हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू I3 इंटू R3। अब मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इन तीनों रजिस्टर के बजाय मैं कौन सा रजिस्टर यूज़ करूं ताकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग सेम करंट फ्लो करे। मैंने माना कि मैंने R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज़ करी और ताकि मैं सेम बैटरी लगाऊं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी लगाऊं तो सेम करंट I फ्लो करे। तो इस सर्किट के लिए हम कह सकते हैं ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। अब इन रिलेशन से मुझे I1, I2, I3 और I की वैल्यू चाहिए और उसे मैं इस इक्वेशन 1 में फिल करूँगा। I की वैल्यू आ गई V बाई R इक्विवेलेंट, I1 की वैल्यू आ गई V बाई R1, I2 की वैल्यू आ गई V बाई R2 और I3 की वैल्यू आ गई V बाई R3। यहाँ से अगर मैं V ऊपर न्यूमरेटर में कैंसिल करता हूँ तो हमारे पास रिलेशन आ गया 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो हम कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू होगी 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इस फॉर्मूले से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हम इन तीनों रजिस्टर के रिप्लेसमेंट में यूज़ करेंगे ताकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे सेम करंट फ्लो करे।
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय दिस। अब यहाँ पे हमने ये निकाल लिया कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सपोज ये सर्किट है, इसमें R1 की वैल्यू है 30 ओम, R2 की वैल्यू है 30 ओम एंड R3 की जो वैल्यू है वो है 15 ओम। तो यहाँ पे इस सर्किट में अगर मैं, जैसे ये बैटरी है V वोल्ट की और इसमें करंट फ्लो कर रहा I, तो कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू यूज़ करूं ताकि सेम करंट फ्लो करे सेम पोटेंशियल डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग, V पोटेंशियल डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग सेम I करंट फ्लो करे, तो इसकी रेजिस्टेंस होगी R इक्विवेलेंट। तो हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे। तो R इक्विवेलेंट निकालना है। पहली रजिस्टर की वैल्यू थी 30, सेकेंड की वैल्यू थी 30 और थर्ड की वैल्यू थी 15। तो हम कह सकते हैं, इनको मैंने ऐड करा तो ये 1/15 बन गया प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से जो मेरी R इक्विवेलेंट की वैल्यू है ये आ गई 15/2 ओम। तो इन 30 और 15 की बजाय अगर मैं 15/2 ओम वाला रजिस्टर यूज़ करता हूँ तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग सर्किट में सेम करंट फ्लो करेगा। तो सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। सीरीज ग्रुपिंग में डायरेक्टली रेजिस्टेंस ऐड होती हैं और पैरेलल ग्रुपिंग में रेसिप्रोकल की फॉर्म में रेजिस्टेंस ऐड होती है। अभी यहाँ पे एक पॉइंट और देखना कि जैसे पहला 30 ओम था, सेकंड 30 ओम था, थर्ड 15 ओम था, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनी है वो है 15/2, दैट मीन्स 7.5 ओम। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनी है इस केस में वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम बनती है। सीरीज के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा बनती है। तो पैरेलल ग्रुपिंग में द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। लास्ट एग्जांपल में हमने 3 रजिस्टर कंसिडर करे थे, 30 ओम और 15 ओम। तो ये तीनों रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड थे एक बैटरी के थ्रू। तो हमने R इक्विवेलेंट निकाला था 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/15। यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने निकाली थी 7.5 ओम। तो हम देख सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सबसे छोटी रेजिस्टेंस जो कि 15 ओम है इससे भी कम है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन रेजिस्टेंस मिनिमम रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। सीरीज के केस में क्या होता था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में। अगर पैरेलल ग्रुपिंग में 2 रजिस्टर ही गिवन है तो उनमें कितना करंट फ्लो करेगा। हमें ये तो पता है कि जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो पे डिपेंड करता है। मीनिंग जो करंट है किसी भी ब्रांच में I डैश इज इक्वल टू नेट करंट इनटू रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पे ये 2 रेजिस्टेंस है R1 और R2, तो रेजिस्टेंस जैसे रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच, जैसे ये R1 है डिवाइड बाय R1 प्लस R2 टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हमारा 2 में करंट आ जाएगा I2 निकालना है तो वो इस वाला I2 वाला करंट निकालना है तो वो R1 रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। I1 वाला रेजिस्टेंस निकालना है, I1 वाला करंट निकालना है तो वो R2 पे डिपेंड करेगा। अब ये देखते हैं ये फॉर्मूला बना कैसे। हमें ये पता है कि इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो कितनी बनेगी, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर मैं LCM लेता हूँ तो यहाँ से R इक्विवेलेंट बन जाएगा मेरे पास R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला भी मुझे ध्यान रखना है। 2 रेजिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग नेट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 2 रेजिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग। यहाँ पे अब I1 करंट निकालना है
तो I1 करंट कितना हो जाएगा वो देखते हैं हम। I1 इंटू R1, इसको हम कह सकते हैं पोटेंशियल, विच इज इक्वल्स टू I2 इंटू R2 और विच इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्वलेंट। तो अगर I1 करंट निकालना है तो इनको मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे आपस में इक्वल हैं। I1 इंटू R1 इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्वलेंट की वैल्यू मुझे पता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ से R1 कैंसिल आउट हो गया और हम देख सकते हैं I1 इक्वल्स टू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 टाइम्स I। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा I2 R2 इक्वल्स टू I इंटू R इक्वलेंट, तो हम निकाल सकते हैं I2 इज इक्वल्स टू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो भी करंट होगा किसी ब्रांच में वो अपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू नेट करंट होगा। ये फॉर्मूले हमें ध्यान रखनी है। दो रजिस्टर के कोरस्पॉन्डिंग जो करंट होता है वो अपोजिट वाली रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में अगर हमें नेट रेजिस्टेंस निकालनी है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। अभी मैं उन रूल्स को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट रूल है, वी कैन जॉइन एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दिस सर्किट दैट आर कनेक्टेड बाई a simple conducting wire as they will be at same potential। जैसे इस एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे C पॉइंट है, O पॉइंट है और D पॉइंट है, ये सिंपल वायर से कनेक्टेड हैं, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। O और D भी सिंपल वायर से कनेक्टेड है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इन तीनों पॉइंट को हम एक पॉइंट से ही डिनोट कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट कह रहा है, वी कैन ज्वाइन एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दिस सर्किट दैट आर कनेक्टेड बाय ए सिंपल कंडक्टिंग वायर। अगर सिंपल कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड होते हैं मतलब उन पॉइंट्स का सेम पोटेंशियल होता है, वो पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर होते हैं, इसलिए हम उनको एक सिंगल पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर मुझे इस सर्किट को रीड्रॉ करना है तो मैं ये कह सकता हूँ जो ए पॉइंट है और ये ओ सी डी, इनको एक ही पॉइंट से डिनोट कर सकता हूँ और ये बी पॉइंट है। ए और ओ के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है 2 ओम, ए और सी के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है 2 ओम, ए और डी के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है 2 ओम। सिमिलरली ओ और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम, बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम और डी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम। तो इस तरीके से हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें दिख रहा है कि 2 2 2 ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में और फिर ये आपस में सीरीज में है। इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल तो ये हो गया कि वो पॉइंट्स जो सेम पोटेंशियल पे होते हैं, या हम बोलें वो पॉइंट्स जो सिंपल वायर से कनेक्टेड होते हैं ताकि वो सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो उन पॉइंट्स को हम एक सिंगल पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। आगे एग्जांपल्स जब हम लेंगे तो इन्हीं रूल्स को एक्सप्लेन करते हुए हम एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट रूल है, वी कैन जॉइन एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दिस सर्किट दैट आर लाइंग ऑन ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, उस प्लेन के अक्रॉस एक दूसरी तरफ सिमिलर टाइप की रेजिस्टेंस लगी हुई है। मीनिंग जैसे ये ओ सी डी से सपोज पास करता हूँ मैं एक प्लेन कंसिडर करूँ तो लेफ्ट साइड में जैसा डायग्राम है राइट साइड में भी सेम वैसा ही डायग्राम है। इस प्लेन के अबाउट मैं एक तरफ के सर्किट को दूसरी तरफ के सर्किट पे फोल्ड कर सकता हूँ। अगर वो एग्जैक्टली सेम है तो हम इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। और इस प्लेन ऑफ सिमेट्री पे जो भी पॉइंट्स होते हैं हम उनको एक सिंगल पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं, तो इवेंचुअली हमारा सेम डायग्राम बनेगा। तो ये दोनों रूल हमें ध्यान रखने हैं। इन्हीं रूल्स को एक्सप्लेन करते हुए मैं आगे एग्जांपल सोल्व करवाऊंगा। नेक्स्ट जैसे ये एक सिंपल एग्जांपल है, पहले ये एग्जांपल सोल्व करते हैं हम।
यहाँ पे हमें गिवन है ए और बी पॉइंट्स हैं, इनके बीच में बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है हमें। तो हम ये देख सकते हैं कि जो ये 2 ओम है और ये जो 6 ओम है ये सीरीज में कनेक्टेड है। इस रजिस्टर और इस रजिस्टर के बीच में कोई भी ब्रांच नहीं है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपस में। तो ये सीरीज में है, ये 5 ओम और ये 3 ओम आपस में सीरीज में है। तो पहले हम इनको सोल्व कर लेते हैं। सीरीज में जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली ऐड हो जाती है, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी। तो हम सर्किट रीड्रॉ करते हैं। ए पॉइंट, फिर 1 ओम रजिस्टर, फिर आगे यहाँ पे 3 ब्रांचेज हैं, बीच वाली ब्रांच 4 ओम रजिस्टर, फिर आगे यहाँ पे 2 ओम रजिस्टर है और फिर बी पॉइंट आ जाएगा। 4 ओम रजिस्टर के ऊपर ये 2 और 6 वाली ब्रांच है, उनको ऐड करा मैंने तो वो बन गया 8 ओम। नीचे 5 और 3 है, इनको ऐड करा डायरेक्टली तो ये 8 ओम, क्योंकि ये सीरीज में है। अब यहाँ पे ये 8, 4 और 8 ये तीनों रजिस्टर दो सेम पॉइंट से कनेक्टेड हैं, 1 और 2, या मैं बोलूँ ये सी और डी पॉइंट है। तो इन पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में रेसिप्रोकल के थ्रू ऐड होता है। तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो मैं निकाल लेता हूँ। 1/R इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/8। तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई मेरी 2 ओम। जब इक्वल रजिस्टर होते हैं तो हाफ हो जाता है डायरेक्टली पैरेलल में, हम ऐसा सोच सकते हैं। तो 8 और 8 पैरेलल में ऐड हुए तो 4 बन गए, फिर 4 और ये 4 पैरेलल में ऐड होंगे तो 2 बन जाएंगे। तो हम फिर से सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ए पॉइंट 2 ओम रजिस्टर, फिर यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गए 2 ओम, फिर हमारी है 2 ओम रजिस्टर और फाइनली हमारे पास आ गया बी पॉइंट। अब ये तीनों रजिस्टर जो है ये सीरीज में है तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी वो हमारा बन जाएगा 6 ओम। और इसी तरीके से हमें सर्किट सोल्व करने हैं। यहाँ पे तो हमें डायरेक्टली दिख रहा था कि या तो ब्रांचेस या रजिस्टर पैरेलल में है या फिर वो सीरीज में है। सीरीज और पैरेलल में जब भी कनेक्टेड होते हैं तो हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो सारे रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यू 2 ओम है और हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब देखो ये जो 2 ओम है और ये जो 2 ओम है ये अब ये ना तो सीरीज में है और ना ही पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ से सी और ओ के बीच में एक ब्रांच कनेक्टेड है। अगर यहाँ से ए सी और सी बी सिर्फ यही 2 ब्रांचेज होती तो ये सीरीज में होते। सिमिलरली जो ए ओ है और ओ बी है ना भी ये सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक ब्रांच और आ गई। सीरीज का मतलब होता है बस ये 2 रजिस्टर आपस में कनेक्टेड हैं, इनके बीच में कोई भी ब्रांच ना हो तो ये सीरीज में होंगे। पैरेलल का मीनिंग हो गया ये ऐसे, ये 1 रजिस्टर और 2 रजिस्टर अब पैरेलल में, इनके बीच में और कोई भी रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सारे रजिस्टर जो हैं ना तो वो सीरीज में है ना वो पैरेलल में है डायरेक्टली। तो जो रूल मैंने बताए थे हम वो लगाएंगे। यहाँ पे मैंने रूल क्या बताया था, वी कैन जॉइन एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सर्किट दैट आर कनेक्टेड बाई सिंपल कंडक्टिंग वायर एज दे विल बी एट सेम पोटेंशियल। तो देखो ये जो सी पॉइंट है, ओ पॉइंट है और डी पॉइंट है वो सिंपल वायर से कनेक्टेड है। मतलब जो C का पोटेंशियल है, O का पोटेंशियल है और D का पोटेंशियल है वो सेम होगा। तो हम यहाँ पे इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। जो A पॉइंट है और जो C और D, इसको मैं O पॉइंट से डिनोट कर रहा हूँ, ये तीनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये B पॉइंट है। तो A और O के बीच में एक रजिस्टर है 2 ओम, A और C के बीच में एक रजिस्टर है 2 ओम, A और D के बीच में एक रजिस्टर है 2 ओम, फिर O और B के बीच में एक रजिस्टर 2 ओम, C और B के बीच में एक रजिस्टर 2 ओम और D और B के बीच में एक रजिस्टर है 2 ओम। तो अब हम देख सकते हैं A और O के बीच में 3 रजिस्टर है जो कि पैरेलल में है और O और B के बीच में 3 रजिस्टर कनेक्टेड है जो कि पैरेलल में है।
तो हमें ये सोल्व करना है। तो ये कितना हो गया, 2 + 2 मतलब रेसिप्रोकल में ऐड होगा, 1/r इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो 1/r इक्वल्स टू 3/2, तो r इज इक्वल्स टू 2/3। यहाँ पे सिमिलरली ये भी 2/3 आ जाएगा। तो a और o के बीच में, a और o के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 2/3 हो गई, o और b के बीच में जो रजिस्टर है वो 2/3 हो गई। तो R इक्वलेंट बिटवीन A एंड B आ जाएगा हमारा 4/3 ओम। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा इस सर्किट के कोरस्पॉन्डिंग। इस सर्किट में A और B के इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 4/3 है। नेक्स्ट हमें गिवन है 6 इक्वल रेजिस्टेंसेज ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम आर कनेक्टेड इन फॉलोइंग फिगर। What is the resistance between any two corners? सपोज मुझे P और R के बीच में इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, और ये जो सारी रेजिस्टेंस है ये 4 ओम है, 4 ओम 4 ओम 4 4 4। अब यहाँ पे यही जो PQ रजिस्टर है और QO रजिस्टर है, ना ये सीरीज में ना पैरेलल में है। सिमिलरली PO और PQ ये भी सीरीज में नहीं है, पैरेलल में भी नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी रजिस्टर्स ना सीरीज में है ना पैरेलल में है, तो फिर से हमें वही रूल लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे सिंपल वायर भी नहीं दिख रही कोई, तो मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। ये जो 4 ओम है इसको मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि इधर 2 ओम लगा हुआ है और इस तरफ 2 ओम लगा हुआ है सीरीज में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस 4 ओम को मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ, और फिर इस पॉइंट जो QO प्लेनो है इसके अबाउट जो सर्किट है वो सिमेट्रिकल बन जाएगा। अगर मैं P से उठा के R की तरफ फोल्ड करता हूँ तो सेम रजिस्टर रहेंगे। देखो ये 4 ओम के कोरस्पॉन्डिंग इधर 4 ओम है, इस 4 के कोरस्पॉन्डिंग इधर 4 है, और इस 2 के कोरस्पॉन्डिंग इधर 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्लेन के अबाउट ये सर्किट सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम सेम पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं, और उनके बीच में अगर यहाँ पे ये कोई रेजिस्टेंस लाई कर रही है अलोंग, तो उस रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पे होंगे तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस ब्रांच को हम रिमूव कर सकते हैं। तो क्या हो गया, देखो O और Q को मैंने एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। O और Q सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक पॉइंट है P और यहाँ पे एक पॉइंट है R। तो सबसे पहले तो P और R के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू है टोटल 4 ओम, वो मैंने ड्रॉ कर लिया। फिर P और O के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू हो गई 4 ओम। फिर P और Q के बीच में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू हो गई 4 ओम। फिर O और R के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू हो गई 4 ओम। फिर Q और R के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू हो गई 4 ओम। तो ये हमने सर्किट रीड्रॉ कर लिया। अब हमें ये दिख रहा है कि ये 4 ओम और 4 ओम पैरेलल में है। सिमिलरली ये 4 और ये 4 पैरेलल में है। तो ये सेम वैल्यू अगर पैरेलल में होती है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाफ हो जाती है डायरेक्टली। तो हम बना सकते हैं, फिर से सर्किट ड्रॉ करते हैं हम। यहाँ पे P पॉइंट और ये Q या O पॉइंट है, नेक्स्ट R पॉइंट है। यहाँ P और R के बीच में 4 ओम रजिस्टर है। तो यहाँ पे 2 ओम बन गया P और O के बीच में, और यहाँ पे O और R के बीच में भी 2 ओम बन गया। अब ये सीरीज में है, सीरीज में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। ऐड होते ही ये 4 बन गया, फिर इस 4 के साथ ये पैरेलल में होंगे। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगी 4, इनका इक्विवेलेंट कितना बन गया 4 ओम, और 4 बन जाएगा 2 ओम। तो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 2 ओम है। हमारा आंसर बन जाएगा 2 ओम। अब इसी एग्जाम्पल को मैं एक डिफरेंट तरीके से सोल्व करके बताता हूँ, एक डिफरेंट मेथड। एक मेथड तो हमारा ये हो गया, या तो हम प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड करें, या सिंपल कंडक्टिंग वायर से जो पॉइंट्स कनेक्टेड है उनको एक सिंगल पॉइंट से डिनोट करें। एक डिफरेंट अप्रोच और होती है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। सेम क्वेश्चन लेते हैं हम और डिफरेंट तरीके से सोल्व करेंगे इसको।
अब सपोज मुझे वही P और R के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अज्यूम कर लिया कि मैंने इनको एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। जिन भी पॉइंट्स के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, तो वहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि सपोज वो दोनों पॉइंट्स एक बैटरी से कनेक्टेड हैं, तो उस सर्किट की कितनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। तो ये मैंने मान लिया कि ये एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। अब यहाँ से जो हायर पोटेंशियल है वहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है, नेट करंट। तो मुझे पता है कि इस सर्किट में करंट जाएगा और फाइनली R से भी करंट I ही वापस आएगा। जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है उतना करंट ही नेगेटिव टर्मिनल में एंट्री लेगा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये जो सर्किट है वो सिमेट्रिकल है अबाउट OQ लाइन। तो यहाँ पे P पॉइंट पे जब I करंट पहुंचा तो आगे 3 ब्रांचेज हैं। अब इन तीनों ब्रांचेज में करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम मान लेते हैं कि पहली वाली ब्रांच में I1 करंट जा रहा है, दूसरी वाली ब्रांच में I2 करंट जा रहा है, तीसरी वाली ब्रांच में I3 करंट जा रहा है। ये हमने मान लिया। तो हमें पता है कि P के सिमेट्रिकल पॉइंट इधर R है। इधर पहली वाली ब्रांच में I1 करंट जा रहा था, तो इधर पहली वाली ब्रांच से I1 करंट ही आ रहा होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। सिमिलरली इधर सेकंड वाली ब्रांच में I2 करंट जा रहा था, तो यहाँ पे सेकंड वाली ब्रांच से I2 करंट ही आ रहा होगा। और थर्ड वाली ब्रांच में अगर I3 करंट जा रहा था, तो थर्ड वाली ब्रांच से I3 करंट ही आ रहा होगा। ये हम सिमेट्री से कह रहे हैं। अगर सर्किट सिमेट्रिकल है तो ये हम कह सकते हैं। तो मुझे क्या पता चला कि Q पॉइंट पे जितना करंट आ रहा था P से, उतना ही करंट R की तरफ जा रहा है। मतलब इस वाले रजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। सिमिलरली O पॉइंट पे P से जितना करंट आ रहा था वो R की तरफ जा रहा है। मतलब वही इस बीच वाले रजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर हम ऐसी कोई रजिस्टर फाइंड कर सकते हैं जिसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो हम उस रजिस्टर को रिमूव कर सकते हैं। तो हम क्या बनाएंगे, अगर इस सर्किट को रीड्रॉ करूं मैं, तो P और R इनके बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड है 4 ओम, यहाँ पे Q 4 ओम और फिर Q से R की तरफ 4 ओम। अब मैंने ये नीचे वाली रेजिस्टेंस रिमूव कर दी और O की तरफ O ये 4 ओम और O से R की तरफ 4 ओम। ये हमारा नेट सर्किट बन जाएगा। अब मैं देख सकता हूँ कि P, Q और QR सीरीज में कनेक्टेड है, इनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। सिमिलरली PO और OR सीरीज में कनेक्टेड है, इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे ये सीरीज में है तो उनको डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे वो रेजिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं वहाँ पे 8 ओम रेजिस्टेंस बन गया, फिर P और R के बीच में भी 8 ओम रेजिस्टेंस बन गया, और फिर P और R के बीच में 4 ओम रेजिस्टेंस गिवन है। और ये पॉइंट हमारा हो गया P और ये पॉइंट हो गया R। तो P और R के बीच में 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये तीनों पैरेलल में 8 और 8 4 रेजिस्टेंस बन गया 4 ओम, 8 और 8 ओम 4 ओम और 4 ओम और 4 ओम 2 ओम। तो जो R इक्विवेलेंट है वो हमारा फिर से 2 ओम आ गया। तो ये एक मेथड और होता है जो हमें काफ़ी जगह यूज़फुल होता है, ये भी हमें सीखना है और इस मेथड से भी हम काफ़ी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और वो सिंपल कनेक्टिंग वायर ना मिले तो हम ये मेथड भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे ये कुछ रेजिस्टेंस गिवन है, सब रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है और A और B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस लगानी है। तो जो सेकंड मेथड मैंने बताया था मैं ये उसी से सोल्व करता हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने एक बैटरी एज्यूम कर ली V पोटेंशियल की, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट जा रहा होगा I, उतना ही नेगेटिव टर्मिनल पे करंट आ रहा होगा I। अब यहाँ पे A पे I करंट पहुँचा तो आगे 2 ब्रांचेस हैं। मैंने मान लिया कि पहली वाली ब्रांच में I1 करंट गया और दूसरी वाली ब्रांच में I2 करंट गया। ये सर्किट यहाँ पे इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो हम कह सकते हैं B ब्रांच पे भी इस वाली ब्रांच से I2 करंट आ रहा होगा और इस वाली ब्रांच से
I1 करंट आ रहा होगा सिमेट्रिकली। इस ब्रांच में I1 माना है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिकल ब्रांच में I1 करंट आ रहा होगा। यहाँ पे I1 करंट जा रहा है, वहाँ से I1 करंट आ रहा होगा, इधर I2 करंट जा रहा है, उधर I2 करंट आ रहा होगा। अब आगे I2 ये पहुँचा यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से दो ब्रांचेज हो गई, तो फिर मैंने मान लिया यहाँ पे I3 करंट है और नीचे वाली ब्रांच में I4 करंट है। तो सिमिलरली C के सिमिलर पॉइंट D है, तो D पे यहाँ से I3 करंट आ रहा होगा और यहाँ से I4 करंट आ रहा होगा। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे हम देख सकते हैं E पॉइंट पे यहाँ इस रजिस्टर 1 ओम से जो करंट आ रहा था वो डायरेक्टली ऊपर D की तरफ जा रहा है। C से जो E की तरफ करंट आ रहा था, C से E की तरफ जो करंट आ रहा था वो E से D की तरफ जा रहा है, और A से E की तरफ जो आ रहा था वो E से B की तरफ जा रहा है। तो ये वैसे तो यहाँ पे कनेक्टेड हैं वायर सारे आपस में, लेकिन हम देख रहे हैं कि इनके बीच में कोई भी करंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा E पॉइंट पे। तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसको ऊपर हम अलग से मान ले और इसको आगे हम अलग से मान ले। तो हम इस पूरे सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। 1 ओम ये हमारा E पॉइंट हो गया, फिर ये 1 ओम है, ये हमारा B पॉइंट हो गया। यहाँ पे हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट C हो गया, ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये हमारा D पॉइंट हो गया, फिर 1 ओम रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे जो C और E पे कनेक्ट है इसको हम सेपरेट मान सकते हैं। ये मान लिया मैंने ऐसे है, ये 1 ओम और ये 1 ओम। मैं मान रहा हूँ कि ये यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी करंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि ये कनेक्टेड नहीं है तो अब ये दोनों सीरीज में आ गए और ऊपर वाले रजिस्टर के साथ पैरेलल में आ गए। ये 1 ओम और ये 1 ओम सीरीज में है, तो मैं बना सकता हूँ यहाँ पे 1 ओम, ये E, और ये बेसिकली A और B के बीच में कितना रजिस्टर बन गया, A और B, ये डायरेक्टली ऐड हो गए, ये भी सीरीज में आ गए, तो ये 2 ओम बन गया, ये 1 ओम है, फिर आगे ये 2 ओम बन गया, 2 और 1, ये 1 है 1 ओम, और इसके पैरेलल में ये 2 ओम और फिर 1 ओम। ये हमारा सर्किट बन जाएगा। यहाँ पे 1 और 2 पैरेलल में आ गए, तो R इक्वलेंट कितना बन जाएगा, R इक्वल्स टू 2 इंटू 1 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 3, तो 2/3। फिर ये तीनों ऊपर वाले रजिस्टर सीरीज में हैं, तो सीरीज में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे 1 प्लस 2/3 प्लस 1। तो हमारा A और B के बीच में देखना नेट रजिस्टर कितना बनेगा, ये A पॉइंट हो गया और ये B हो गया, तो 2 प्लस 2/3 हो गया हमारा 8/3, और यहाँ पे नीचे 2, तो नेट रेजिस्टेंस कितनी बन जाएगी, R इक्वलेंट इक्वल्स टू 8/3 इंटू 2 डिवाइड बाई 8/3 प्लस 2, तो वो बन गया हमारा 14/3 विच इज इक्वल्स टू 16/14 विच इज इक्वल्स टू 8/7 ओम। तो इसका हमारा आंसर बन जाएगा, आंसर 8/7 ओम। ये हमें ध्यान रखना है, नेट रेजिस्टेंस बनेगी ये 8/7 ओम। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि अगर करंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो उन ब्रांचेस को हम सेपरेट कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को मैं सिमेट्री वाले तरीके से बताता हूँ कि ये जो 1 ओम है इसको मैं एज्यूम कर सकता हूँ हाफ ओम और हाफ ओम, हाफ ओम और हाफ ओम, और फिर मैं कह सकता हूँ इस प्लेन के अबाउट ये जो सर्किट है वो सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन सबको मैं एक पॉइंट से डिनोट कर सकता हूँ, और जो एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा वो देखना कैसे बनेगा। ये 1 ओम, ये E पॉइंट हो गया, और यहाँ पे इस पॉइंट को मैं O नाम दे देता हूँ, ये O या O पॉइंट हो गया, फिर 1 ओम और हमारा B पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट था। यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस आ रही है, ये C पॉइंट हो गया, और यहाँ पे हाफ ओम रेजिस्टेंस और है, हाफ 1 1। सिमिलरली इस तरफ
ये डी पॉइंट हो गया, ये एक 1 है, ये 1 है, और यहाँ पे हाफ रेजिस्टेंस हो रहा है। ये जो 1 है इसको हम हाफ हाफ में कनेक्ट करा और ये ओ पॉइंट को ई पे कनेक्ट कर दिया। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में आ गए, ये रेजिस्टेंस ये पैरेलल में है, तो ये पैरेलल के थ्रू ऐड हो जाएंगे। तो वो कितना बन जाएगा, 1 × 1/2 प्लस डिवाइड बाई 1 + 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2। तो ये वैल्यू बन गई 1/3। 1/3 + 1 कितना हो गया, 4/3। तो इधर 4/3 है, इधर 4/3 है, और साथ में पैरेलल में 1 है। तो फिर से सर्किट बनाते हैं हम, ये 1 ओम और इसके पैरेलल में 4/3। सिमिलरली इधर 1 ओम और इसके पैरेलल में 4/3। ये हमारा बी पॉइंट आ गया, ये हमारा ए पॉइंट आ गया। अब 4/3 और 1 पैरेलल में होते हैं तो कितना बनेगा, R = 4/3 × 1 डिवाइड बाई 4/3 + 1 7/3। तो यहाँ से बन गया 4/7। 4/7 इधर 4/7, इसका जो इफेक्टिव वैल्यू आया ये 4/7 आया, इसका जो इफेक्टिव वैल्यू आया वो 4/7 आया। तो इन ये दोनों फिर सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो जो R इक्वलेंट बन जाएगा, R इक्वलेंट = 8/7 ओम। तो इस आंसर वही हमारा, R इक्वलेंट = 8/7 ओम। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को शेयर करो, और आपको रेगुलर अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई भी क्यूरी या डाउट आता है लेक्चर्स में तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक यू।